बच्चों, आपको ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या सलमान खान की बॉडी को देखकर अपनी भी बॉडी को बनाने का मन करता होगा, है ना। और कभी जब इस तरीके से अपनी आप फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं तो आप जिम जाते होंगे या फिर घर में एक्सरसाइज करते होंगे या फिर ओपन जो ग्राउंड है वहाँ करते होंगे या गार्डन में जाकर करते होंगे। आप उस दिन को याद करिए कि जिस दिन आप पहली बार जिम में गए थे और वहाँ जाकर आपने एक्सरसाइज की, ट्रेडमिल पर दौड़े या वेट लिफ्टिंग की या पुशअप्स किया, और जब आप घर आए तब आपका क्या हाल हुआ होगा। निश्चित रूप से आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होगा। ऐसा होता ही है ना। या कोई दिन ऐसा आता है कि हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी करनी पड़ती है। आपको यदि किसी टीचर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया तो आपको 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठकर लिखना पड़ता है। या और भी हम काम की बात करें तो यदि किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। अब सोच के देखिए कि ये दर्द कहाँ होता होगा हमारे शरीर में। क्या बोन्स में होता होगा, क्या नर्व्स में होता होगा या फिर स्किन में? तो इन तीनों का आंसर नहीं है। इसका आंसर है हमारी मांसपेशियों में। तो जो दर्द का अनुभव होता है वो हमारे मसल्स में होता है। चलिए अब एक और उदाहरण की बात करते हैं। आपने पौधों, अपने आसपास बहुत तरह के पौधों को देखा होगा और ऐसे ही बहुत सारे जंतुओं को देखा होगा। आपको क्या अंतर नज़र आता है पौधे में और जंतुओं में? निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि पौधे जो हैं वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, यानी स्थिर रहते हैं, लेकिन जंतु क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, चलते फिरते हैं। तो ये बेसिक अंतर है पौधे और जंतुओं के बीच। हालांकि पौधों के बीच गति होती है, ऐसा नहीं है कि उनमें गति नहीं होती है। आप देखते होंगे पौधे की कई सारी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, हिलती हैं, तो उनमें गति होती है, उनके अंदर भी गति होती है। लेकिन जंतुओं में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का जो फीचर्स हैं, जिसको लोकोमोशन कहते हैं या प्रचलन कहते हैं, ये एक तरीके से उनको दिया गया वरदान है। तो ये जो असल में लोकोमोशन होता है या प्रचलन होता है या गति होती है, तो वो जो है बेसिकली मसल्स में होती है, यानी मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में ऊतक के 2 प्रकारों की बात हमने कर ली थी, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने उसके प्रकार, कार्यों के बारे में जाना था। ऐसे ही दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हमने जाना था कि बोन्स एंड कार्टिलेज जो है एंड उसका जो एक और कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार ब्लड है, किस तरीके से इनमें संयोजन करता है। तो आज हम इसके तीसरे प्रकार मस्कुलर टिश्यू की हम बात करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो कार्य के आधार पर जो है वो 3 प्रकार का होता है: स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। चलिए अब हम अपने जीवन में होने वाले कुछ ऐसे और उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जो हमने प्रचलन की बात की वो तो बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है। अब सोच के देखिए, क्या शरीर के अंदर भी प्रचलन गति होती है क्या? बिल्कुल। तो ये गति किस तरीके से होती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके पास यदि एक स्वादिष्ट भोजन आता है, लजीज खाना आता है, आप क्या करते हो? बहुत जल्दी खाना चालू कर देते हो, है ना। खाने के बाद क्या करते हो? खाने के बाद मुंह में जाने के बाद फिर जब आप चबाते हैं उसके बाद उस भोजन का क्या होता है? निश्चित रूप से ये जो भोजन जो मुख में था, जो दांतों के द्वारा चबाया गया, ये बोलस कहलाता है। अब ये बोलस कैसे आहार नाल में आगे बढ़ता है? आहार नाल का जो पहला हिस्सा है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो, मुख है। तो मुख में जाने के बाद ये आगे कहाँ बढ़ेगा? ईजोफेगस में बढ़ेगा। और ईजोफेगस से कहाँ जाएगा?
स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर सोच के देखिए कि यदि ये जो अंदर में चलने वाला मूवमेंट है, ये अंदर का मूवमेंट है, अगर ये बंद हो जाए तब क्या होगा? तो भोजन का आगे बढ़ना मुश्किल है, और फिर भोजन आगे बढ़ा नहीं तो उसका पाचन भी नहीं होगा, मतलब कि पाचन की प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसे ही शरीर में जो लंग्स हैं ये भी क्या करते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं। तो इनमें भी क्या हो रहा है, गति हो रही है। हार्ट भी आप जानते हो क्या करता है, पंपिंग करता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है और सिकुड़ रहा है। तो ये जो अभी हमने बहुत सारे उदाहरणों की बात की, ये शरीर के अंदर चलने वाली गतियां हैं, मूवमेंट हैं, और ये भी मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितना मूवमेंट हमारा बाहर का यानी लोकोमोशन होता है। तो इस तरीके से जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी गति हो रही है या प्रचलन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो मसल्स के कारण होता है। और ये मसल्स जो है वो हमने जैसे बात की 3 प्रकार की होती हैं, तो कार्यों के आधार पर 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है। स्ट्राइटेड मसल्स हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। तो पहले जो मसल है स्ट्राइटेड मसल, उसकी बात करते हैं। तो यदि हम इसकी बनावट को देखते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में ही हम अंडर माइक्रोस्कोप में ही इसको हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो जब इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो आप इसके चित्र को देखिए कि इसमें आपको छोटे छोटे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैंड्स के उपस्थिति के कारण इसको जो है स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। आपको कई नामों से इसका विवरण करने को आ सकता है या वर्णन करने को आ सकता है। तो चूंकि ये 3-4 नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग उनके फीचर्स, तो ये सब नामों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइशन का मतलब है छोटी छोटी जो बैंड्स हैं वो स्ट्राइशंस हैं, और फिर ये बैंड्स हैं तो इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स स्केलेटन से जुड़ी रहती हैं इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और एक मुख्य बात, क्योंकि इनकी उपस्थिति के कारण जो है ये बोन से जुड़ी हुई हैं और ये गति होती है, तो ये हम इच्छानुसार हम गति कर सकते हैं, तो इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो ये हो गई वॉलंटरी मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स, या हिंदी में कहेंगे तो रेखित पेशी। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार की जो पेशियां हैं वो कितने प्रकार की हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये हमें उनके नाम जानने चाहिए। अब 40% शरीर का जो भाग है इन्हीं मसल से बना होता है। अब इसकी संरचना को ध्यान से देखें तो इसमें कई तरह के आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा। आप जानते हो कि किसी भी एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ ये भी कोशिका है, मसल सेल है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। अब इस सेल के चारों ओर जो है एक आवरण होता है जिसको कहते हैं सार्कोलेमा। अब इस सार्कोलेमा में जैसे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें आपको बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बंडल्स जो हैं इनके चारों ओर के आवरण को पेरीमाइसियम कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि ये अंदर में कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से, मतलब उनके चारों ओर एक शीथ पाई जा रही है, आवरण पाया जा रहा है जिसको एंडोमाइशियम कहते हैं, उससे ये एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी को जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब यदि हम कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजी जो है, एंडोमाइशियम है, पेरीमाइशियम है या सार्कोलेमा कहाँ कह रहे हैं, वैसे तो ये कोशिका का जो आवरण है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो चूँकि इसका जो नाम है, जो नॉर्मल जो सेल होती है उससे अलग है, तो इसीलिए इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो हमें इन सब का ध्यान रखना है। तो
हमने अभी बात की कि सार्कोप्लाज्म इसके अंदर का साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे महीन से धागे नुमा रचना है जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब मायोफाइब्रिल्स को यदि हम बहुत ही गौर से देखेंगे तो आप देख रहे हो इसमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इसी बैंड्स के कारण ही तो इसमें स्ट्राइशन है या इसको स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। अब ये बैंड जो हैं ये दो प्रकार के हैं इसमें, एक है ए बैंड और दूसरा है आई बैंड। ए बैंड जो देख रहे हो डार्क बैंड है और आई बैंड जो है वो लाइट बैंड है। तो ए बैंड जो है ये एक तरह की प्रोटीन एक्टिन से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ए बैंड जो है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो ये एक्टिन प्रोटीन है। ऐसे ही आई बैंड में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो मायोसिन है। अब विचार करने वाली बात है कि इसमें गति किस तरीके से होती है। तो जैसे आप ये बैंड देख रहे हो तो बैंड्स में क्या होता है, संकुचन होगा। तो ये जो सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड ये जो सेल है, मसल सेल है, वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, माने सिकुड़ती है एक दूसरे के ऊपर। बैंड जो है वो मतलब एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। तो जब ये सिकुड़ती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो क्या हो गया, मसल सिकुड़ गई और फिर रिलैक्सेशन की पोजीशन आती है तो फिर वो क्या होती है, शिथिल होती है, वो अपनी जगह पर आती है। तो इस तरीके से इसमें फैलना और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है जिसके कारण ही जो है हम गति कर पाते हैं। जैसे बहुत सारी ये गति जो है हमारी इच्छा अनुसार होती है। हम जैसे चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या मैं जैसे गर्दन को ऐसे हिला रही हूँ या हाथों को हम हिलाते हैं या पैर को हिलाते हैं, तो शरीर का वो भाग जो गति कर रहा है उसमें पाई जाने वाली मसल वो कौन सी होगी, वो स्ट्राइप्ड मसल है, जिसके कारण ही ये हमारी इच्छा के अनुसार इनमें गति हो रही है, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं, यानी अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब चूंकि इसमें जो है स्ट्राइप्ड मसल मतलब इसमें बैंड्स नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहेंगे। स्ट्राइशंस नहीं है इसमें, इसलिए अनस्ट्राइशन मसल्स कहते हैं। ये चूँकि स्केलेटन से नहीं जुड़ी रहती है इसलिए इसको नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अब जो शरीर के अंदर होने वाली गतियां हैं, जैसे कि भोजन का आहार नाल में आगे बढ़ना, लंग्स में फैलना और सिकुड़ना, हार्ट का पंपिंग करना, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कहाँ होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, इसका भी फैलना और सिकुड़ना, या ट्रैकिया में मूवमेंट जो है, ये अंदर ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं। तो इनमें जो है ये अपने आप होते रहते हैं। अब चूंकि इनमें होने वाली गतियों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, नॉट इन आवर कंट्रोल, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, स्ट्राइप्ड मसल्स की बात की थी, वो हमारी इच्छा अनुसार होता है। हम यदि चाहेंगे हाथ ऐसा करना तो हम कर सकते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल में है। लेकिन अंदर जो शरीर के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आपने एक बार मुख में भोजन ले लिया, आप उसको ऑटोमेटिकली चबाते हो, फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो ईजोवेगस में जो आप ये देख रहे हो, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। तो वहाँ पाए जाने वाली जो मसल्स हैं वो कैसी होंगी, अनस्ट्राइटेड होंगी या अनस्ट्राइप्ड मसल्स होंगी। तो यही जो है अरेखित पेशियां हैं जो कि अपने आप होती हैं, जिनका कंट्रोल हमारे अंडर में नहीं होता है। अब इसमें हम और अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे तो ये स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं। और ये कैसे दिखाई दे रही हैं आपको, स्ट्रक्चरली इलोंगेटेड हैं, दोनों किनारे जो हैं आपको नुकीले दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये स्पिंडल शेप की हैं। और फिर मुख्य बात जो है उसमें आप देख रहे थे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस थे, लेकिन इसमें कैसा है, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये हो गया अपना सेकंड अनस्ट्राइटेड मसल्स। तीसरे एक और मसल्स की बात करते हैं, वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है वो हृदय में पाया जाता है, हृदय पेशियां भी कहते हैं। अब आप विचार करिए कि क्या कोई एक ऐसी भी मसल है जो बिना रुके
लगातार 24 घंटे जो है जिसमें मूवमेंट चल रहा है, गति चल रही है, वो है कार्डियक मसल्स, जो ये जीवन के स्टार्ट होने के साथ ही यानी जन्म लेने के साथ ही अंत तक, मृत्यु तक ये जो है इनमें गति होती रहती है। जीवन पर्यंत ये बिना रुके लगातार इनमें मूवमेंट होता है। आप सोच के देखिए ये कार्डियक मसल्स जो हैं कितना काम करती हैं। तो ये जो पाए जाने वाली कार्डियक मसल्स हैं इनमें दोनों तरह के लक्षण मिलते हैं। स्ट्राइप्ड मसल, अनस्ट्राइप्ड मसल, दो मसल की हमने बात की। अब इन दोनों के फीचर जो हैं इसमें यानी कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्राइप्ड मसल्स के कौन से लक्षण इसमें पाए जाएंगे। तो जैसे हमने बात की थी उसमें बैंड्स पाए जाते हैं, तो इसमें भी क्या है, बैंड्स पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कैसी है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है। अनस्ट्राइप्ड कैसे होती हैं, दोनों साइड्स में नुकीली होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती है। और स्ट्राइप्ड मसल कैसे होती है, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल होती है, जैसे सिलेंडर होता है। तो इसी तरह से इसकी भी जो संरचना है वो कैसी है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है। और एक बात, ये ब्रांच्ड होती हैं, यानी इसमें जो है शाखाएं मिलती हैं। और दो तरह की मसल्स में शाखाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो है ये शाखाएं हैं। और एक बात, इसमें जो है मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें स्ट्राइप्ड मसल्स में थे। और मायोफाइब्रिल्स में क्या पाए जाएंगे, बैंड्स पाए जाएंगे, जैसे कि उसमें भी होता है ए बैंड और आई बैंड। ऐसे ही कार्डियक मसल्स में भी ए बैंड और आई बैंड होता है। अब अनस्ट्राइप्ड मसल्स का क्या लक्षण है इसमें, जैसे उसमें एक न्यूक्लियस था वैसे ही इसमें भी क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा। और दूसरी बात, ये जो कोशिकाएं हैं चूंकि ये ब्रांच्ड हैं तो ये एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क बना लेती हैं, एक जाल बना लेती हैं। एक कोशिका दूसरी कोशिका से बीच में एक मोटी पट्टी से जुड़ी रहती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो। तो इसको है इंटरकैलरी डिस्क भी कहते हैं। इसमें अगर एक सेल को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब सोच के बताइए कि स्ट्राइप्ड मसल्स इन आवर कंट्रोल थी, अनस्ट्राइप्ड मसल इन आवर नॉट कंट्रोल थी। अब ये मसल कैसे होंगी, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर ये हमारे कंट्रोल में होती तो क्या करते, हम बार बार हमें उसको याद दिलाना पड़ता कि हार्ट को पंपिंग करना है, हार्ट को पंपिंग करना है। और पंपिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इस पंपिंग से ही क्या हो रहा है, ब्लड जो है आपकी हर एक कोशिकाओं में पहुंच रहा है। और ब्लड में बहुत तरह के अनुपयोगी पदार्थ भी हैं और उपयोगी पदार्थ भी हैं। ये जो है पंपिंग के ज़रिए ही एक टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो हार्ट का पंपिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये अपने आप चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने ये तीन तरह की बात की, तीन तरह के मसल्स की बात की। अब कुछ जीके यानी अबाउट मसल्स की बात करते हैं कि कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी मसल्स कितनी होंगी। तो मसल्स जो है लगभग 600 से 650 मसल्स होती हैं। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो जॉ मसल है। जॉ जो हमारे यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। अगर हार्डेस्ट मसल्स की बात करें तो हार्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा काम वो कौन करती हैं, हार्ट की मसल्स कहती हैं। स्मॉलेस्ट मसल्स है वो स्टेपिडिस है, जो हमारा कान है उसमें मिडिल ईयर है, उसमें वो स्टेपिडिस होती है। और यदि हम स्मॉल फास्टेस्ट मसल्स की बात करते हैं तो आई मसल्स जो हैं वो सबसे फास्टेस्ट काम करती हैं, यानी बहुत जल्दी काम करती हैं। तो ये हमने एक तीसरे प्रकार मस्कुलर टिश्यू की बात की। बच्चों अब हम लोग तीनों तरह की मसल्स का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तीनों में क्या अंतर है उसको एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं, ताकि आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि तीनों में अंतर क्या है, और उसी के आधार पर आप इसका विवरण भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो जैसे हमने पहला लिखा है टाइप है, मसल टाइप क्या है, फिर उसका शेप कैसा है, उसमें स्ट्राइशन यानी बैंड्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट हैं, फिर हमने उसके नेचर की बात की है, उसका वर्किंग नेचर क्या है,
फिर हमने बात की उसमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट हैं, एंड देन है वो ब्रांच्ड है यानी शाखित है कि अशाखित है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स है। इसका शेप आपको याद है सिलेंड्रिकल होता है, एलोंगेटेड होती है, तो हमने ये लिख दिया सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड है। दूसरा स्ट्राइशन की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है। और यदि नेचर की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और यदि शाखाओं की बात करें तो ये अनब्रांच्ड होती है। दूसरे तरीके की अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड होती है, स्पिंडल होती हैं। और यदि स्ट्राइशन की बात करें यानी बैंड्स की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है। नेचर जो है अनवॉलेंट्री है यानी अपने अनुसार अनैच्छिक रूप से काम करती रहती है। और यदि न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये भी अनब्रांच्ड होती हैं। तीसरा जो है कार्डियक मसल्स है, इसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होंगी, एलोंगेटेड होंगी। दूसरी बात, इसमें स्ट्राइशन जो है वो प्रेजेंट है। नेचर कैसा है, ये भी अनवॉलेंट्री है। और यदि न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस है, और जो मुख्य बात है ब्रांचेस की तो ये ब्रांच्ड होती हैं। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव स्टडी करके हम डायग्राम के थ्रू और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम एक और टिश्यू की बात करेंगे। उस टिश्यू की बात करने से पहले हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं पे गौर करते हैं। बहुत सारी ऐसी जीवन में हमारे दैनिक दिनचर्या में होती रहती हैं। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, राह चलते में आँखों में कभी धूल उड़ रही है तो आँखों में वो धूल के कण चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आँखों को ऐसे मसलने लग जाते हैं। कभी गर्मी लग रही है और ठंड लग रही है मौसम के अनुसार, तो वो हमारी एक फीलिंग होती है कि हमें गर्मी का एहसास होता है और ठंड होने से ठंड लगने का एहसास होता है। कभी अचानक से होता है गर्म वस्तु पर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो ये और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो होती रहती हैं हमारे शरीर में, और उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे आंखों में चला गया तो हम क्या करते हैं, मसलने लग गए। जो गर्मी या ठंडी का एहसास है तो हमको फील होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम गर्मी है तो एसी कूलर पंखा चालू कर लेते हैं, और ठंड है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं। हार्ड ऑब्जेक्ट्स में यदि हमारा हाथ चला जाता है तो तुरंत हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ये हमारे अनुभव हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारी जो है घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं। जैसे हम थिंकिंग सोचते हैं, हमें याद कोई चीज़ करनी होती है तो हम कैसे मेमोराइज्ड करते हैं कि वो कौन सी चीज़ क्या थी। लर्निंग हम करते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप कैसे याद करते हो, बार बार पढ़ के करते हो। तो जो थिंकिंग है, लर्निंग है, प्लेइंग भी है। जैसे चेस का गेम आप खेल रहे हो तो वहाँ भी किसका रोल रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा बॉडी का मेन जो कंट्रोलर है वो है ब्रेन। तो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है इन एक्टिविटीज़ को, उसकी बात करेंगे। और उससे जुड़ा हुआ एक टिश्यू है और वो है नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो अभी हम चौथे प्रकार तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे। तो अब हम इसके लोकेशन की बात करें, क्योंकि हमने बात की कि पूरी जो क्रियाओं पर कंट्रोल किसका हो रहा है, ब्रेन का हो रहा है। चाहे लंग्स का भी फैलना सिकुड़ना है, हार्ट की पंपिंग है, डाइजेशन प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम आपका और जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यदि हम इसके लोकेशन की बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन आपके सिर यानी खोपड़ी में वो सेंट्रली लोकेटेड है। इससे जुड़ा हुआ एक और पार्ट आप देख रहे हो, ये लंबा सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो इनकी जो लोकेशन आप देख रहे हो ये सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है। अब सेंट्रल में होने के कारण इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। एक सिस्टम जो है ये भी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब विचार करिए कि यदि हाथ किसी गर्म वस्तु पर लग गया तो हाथ को हटा दिया, और ब्रेन हमारा यहाँ सेंट्रली लोकेटेड है। तो ब्रेन किस तरीके से हाथ को कंट्रोल करता है,
या और भी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमको फील हो रहा है, ठंड का गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, वो किस तरीके से वहाँ उस चीज़ को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ वही बात है कि ये जो नियंत्रण हो रहा है, इनके बीच जो कनेक्शन है वो होता है न्यूरॉन्स का, यानी तंत्रिकाओं का। तो तंत्रिकाओं से बना हुआ एक ऊतक होता है जिसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक, जिसमें तंत्रिकाएं होती हैं। और ये तंत्रिकाओं का ही हम लोग जो है अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यदि इस नर्वस टिश्यू में हम बात करें तो हम दो सेल्स की बात करेंगे, एक नर्व सेल की बात करेंगे और दूसरी है न्यूरोग्लिया की बात करेंगे। तो बेसिकली यदि हम देखें तो सारा डिसीजन तो है वो ब्रेन लेता है, लेकिन इसके साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किसको, सारी क्रियाओं को ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बात की कि हाथ में यदि कांटा चुभ गया है या हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा टच हो गया है तो हम तुरंत हटा ले रहे हैं। तो स्पाइनल नर्व से, ये जो आप देख रहे हो, स्पाइनल नर्व से कई सारी ऐसे नर्व्स निकलती हैं जो कहाँ पर आपके हाथ के लास्ट एंड तक, उंगलियों तक उसका फैलाव होता है। ये न्यूरॉन्स जो है किस तरीके से वहाँ तक फैली रहती है, ये कभी कभी 1 मीटर लंबी भी होती हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आप जैसे देख रहे हो बेसिकली जो है आपको ये एक पेड़ के समान दिखाई दे रहा है। जैसे पेड़ में क्या होता है, रूट होता है, ट्रंक होता है और ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हो नीचे जो टर्मिनेलिया है, बीच का एक पार्ट आप देख रहे हो एक्सॉन है जिसको कहते हैं, और ऊपर पार्ट आप देख रहे हो इसको साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका का जो एक स्ट्रक्चर है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको क्वेश्चन आता है, या तो इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा या फिर इसके फंक्शन की बात आएगी कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो कि इसका जो मेन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये साइटोन कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। इसमें आप देख रहे हो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ इसमें छोटे छोटे दानेदार कण भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। फिर मैंने बात की कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी रहती है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि निसल ग्रेन्यूल कहाँ पाया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, मेमोराइज करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा कि निसल ग्रेन्यूल जो है वो एक न्यूरॉन्स में पाया जाता है। इसके साथ ही आप इसके साइड में छोटे छोटे ब्रांचेस देख रहे हो जिसमें डेंड्रॉन्स निकले हैं, और डेंड्रॉन्स जो है ऊपर में आप देख रहे हो पतले हो गए हैं जिसको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। अब इसमें से एक डेंड्रॉन्स जो है वो क्या हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसको कहते हैं एक्सॉन। तो ये एक्सॉन जो है ये मतलब एक न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी हो गई और दूसरा हो गया सेल प्रोसेसेस। तो जो सेल प्रोसेसेस हैं उसी में ही एक डेंड्रॉइड की हम बात कर लेते हैं और दूसरा उसका एक्सॉन की बात कर लेते हैं। तो डेंड्रॉइड हमने जैसे देखा छोटी छोटी शाखाओं से निकल रहा है, और एक भाग क्या हो गया है उसका बड़ा हो गया है जिसको एक्सॉन कह रहे हैं। अब एक्सॉन में आप बीच बीच में देख रहे हो कि कहीं कहीं पर जो एक उसके बाहर पाया जाने वाला एक आवरण है जिसको न्यूरिलेमा कहते हैं, और इस पार्ट को कहते हैं श्वान सेल, जिसकी खोज जो है थियोडोर श्वान ने की थी, इसलिए इसको भी श्वान सेल्स कहते हैं। अब ये श्वान सेल्स जो आप देख रहे हो ये एलोंगेटेड शेप में जो है कहीं कहीं पर ये ब्रेक हो गई हैं, टूट गई हैं, तो वो जो है वो सीमेंटिंग डिस्क कहलाता है। और इस तरीके से आप देख रहे हो बहुत सारी इसमें माइलिन शीथ भी पाई जाती हैं। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसको माइलिनेटेड या मेडिलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, और यदि नहीं रहती हैं, कहीं कहीं पर ऐसी जगह भी रहती हैं जहाँ पर ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती हैं, तो उसको नॉन मेडिलेटेड नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो ये साइटोन हो गया, एक्सॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका ये फंक्शन किस तरीके से होता है, यानी कि सेंसेशन जो हम महसूस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन के द्वारा, आँखों के द्वारा देखना है, कानों के द्वारा सुनना है, हम लजीज भोजन का स्वाद लेते हैं, और कैसे वो जीभ से लेकर वो ब्रेन तक पहुंचता है। और स्किन भी आप जानते हो एक तरह का सेंस ऑर्गन है। तो जो फीलिंग है, महसूस करना है, चाहे वो गर्म का, ठंड का, प्रेशर का,
तो जो भी एहसास है वो किस तरीके से वो ब्रेन तक पहुंच रहा है। हमने अभी बात की न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स में एक साइटोन है और एक उसका एक्सॉन है, लेकिन एक न्यूरॉन कैसे दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे एक छोटे से क्लिप के द्वारा किस तरीके से ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन आप देख रहे हो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। इस जहाँ पर ये जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो साइनेप्स के जरिए जो है सेंसेशन यानी संवेदनाएं जो है वो पहुंचती हैं, और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से ब्रेन तक जो है सेंसेशन पहुंचता है। तो ये पहुंचने वाली जो न्यूरॉन्स है उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स यानी संवेदी तंत्रिकाएं, और ऐसे ही सेंसेशन को वापस उस अंगों तक जो लाती हैं उसको कहते हैं मोटर नर्व्स। तो इस तरीके से दो तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। तो ये भी प्रकार जो है ये भी क्वेश्चन में आता है। अभी जैसे इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं यानी प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है इसमें आप देख लीजिए पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि हाथ यदि हॉट ऑब्जेक्ट से गर्म वस्तु से लग गया है तो यहाँ की जो नर्व्स हैं यानी सेंसरी नर्व्स हैं वो कैसे एक दूसरे को मैसेज पास करते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ की नर्व्स का संबंध पहले कहाँ हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन जाएगा, और फिर वहाँ से मोटर नर्व्स जो हैं वापस स्पाइनल कॉर्ड से वापस उस पेशी अंग तक पहुँचती है। तो इस तरीके से ये जो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज भी पास होता है और केमिकल मैसेज भी पास होता है। केमिकल मैसेज में एसिटाइल कोलाइन हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन्स के कारण ही जो है ये उद्दीप्त होती हैं और फिर ये सेंसेशन वन बाय वन पहुंचता है। तो बच्चों, हम इस अध्याय के जरिए हमने टिश्यू के 4 प्रकारों की बात की, उसके कार्यों की बात की, उनके लोकेशन की बात की। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वन बाय वन आप इसके हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने के हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकारों की हमने बात की है। बार बार हर एक में प्रकार आ जा रहा था। तो एक छोटा सा आप एक कंपैरेटिव स्टडी करके एक चार्ट बना के आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने बीच बीच में और भी इसका कंपैरिजन किया है। तो उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप इसके ज़रिए बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।